हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक माहौल। तो भाई आज हम कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स का माइंड मैप। वन शॉट नहीं कर रहे हैं, माइंड मैप कर रहे हैं, क्योंकि टाइम बच्चों अपने पास बहुत कम है और कम टाइम में अपने को कम समय के अंदर सारे चैप्टर को रिवाइज करना है। तो अभी हम इसका कोई बहुत 7-8 घंटे का लेक्चर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि देखो अगर मैं इसका वन शॉट करने जाऊँगा तो कम से भी कम मुझे 5 से 6 घंटे लगेंगे। तो उसमें ना करके हम लोग उसको क्या है, मैक्सिमम 1 घंटे में हम इस चैप्टर को शुरुआत मतलब पूरा रिवाइज कर देंगे। ठीक है, तो भाई आओ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, फटाफट से। मेरे पास क्या है, हम जानते हैं कि प्रकाश के पास क्या होती है, दो तरह की तरंगे होती है। मतलब प्रकाश की दो तरह की प्रकृति होती है। मेरे पास एक होता है कणीय प्रकृति, एक मेरे पास क्या होता है उसका तरंग प्रकृति। क्योंकि भैया होता है कि प्रकाश मेरे पास क्या है, बहुत सारी परिघटनाएं ऐसी दिखाता है जो किसी एक प्रकृति के आधार पर समझाना संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए प्रकाश क्या है, दो तरह की प्रकृति माना जाता है। एक होता है कणीय प्रकृति, एक होता है आपका तरंग प्रकृति। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो है प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर दिखाई जाने वाली परिघटनाएं, या समझा हम जो सकते हैं तरंग प्रकृति के आधार पे। तो तरंग प्रकृति जो प्रकाश की सबसे पहले हमें समझाई गई थी हाइगेन के द्वारा। हाइगेन ने एक सिंपल बात कहा कि मेरे पास क्या है कि हमारे पास जब कभी किसी माध्यम में कोई तरंग चलता है, वो किसी भी दिशा में जाता है, तो क्या होता है, जब तरंग चल रहा होता है तो माध्यम के जो कण होते हैं वो करते हैं कंपन। ये हमने वेव थ्योरी वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, 11वीं क्लास के आखिरी का, है ना, 11वीं क्लास का लास्ट चैप्टर जो आपका होता है। तो हम जानते हैं कि जो सारे कण आपको गति करते हैं उनका अपना अपना कुछ कला होता है। हाँ सर, तो वो सारे कण जो समान कला में गति कर रहे हैं, समान कला मतलब कि एक साथ गति कर रहे हैं, कि भैया एक साथ ही वो ऊपर जाते हैं, एक साथ नीचे आते हैं, एक साथ जाएंगे नीचे, फिर बीच में, फिर ऊपर। तो वो सारे कण जो कि एक कला में गति करते हैं, एक साथ गति करते हैं, उनको मिलाने वाली सतह जो बनता है हम उसे क्या बोलते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। उसको मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, तरंगाग्र कहेंगे। अच्छा, उसके बाद मेरे पास क्या है, तरंगाग्र का हर एक बिंदु जो मेरे पास होता है वो बनता है सेकेंडरी सोर्स। क्या बोलते हैं, द्वितीयक स्रोत मेरे पास बनता है। तो स्रोत क्या करता है, स्रोत आपका अपनी ऊर्जा उत्पन्न करता है, चार दिशा में उसको फैला जाता है। हाँ सर, तो जो आपका सेकेंडरी सोर्स है वो भी अपने अपने विक्षोभ को, अपनी अपनी ऊर्जाओं को चारों तरफ भेजता है। अच्छा, अब जो आपके सेकेंडरी सोर्स से बनने वाला तरंगाग्र होगा, क्या बोल रहा हूं, सेकेंडरी सोर्स से बनने वाला जो तरंगाग्र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तरंगिका कहते हैं, वेवलेट्स कहते हैं, वेवलेट्स कहते हैं। ठीक है, और इन जो तरंगिकाओं के वाले वेवलेट्स को टच कर कर जाने वाली जो लाइन बनता है हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। दूसरा तरंगाग्र बोले, नया तरंगाग्र उसको कहते हैं। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और डायग्राम में जरा ये सारी बातें एक बार देख लेते हैं। तो मेरे पास कैसे है, मेरे पास एक सोर्स है। हाँ सर, इससे आपका चार दिशा में क्या है, इसमें मेरे पास क्या है, चारों दिशाओं में आपकी ऊर्जा ये फैला रहा है। अच्छा, अब मेरे पास क्या है, जो कण आपके एक साथ गति कर रहे हैं, समान कला में गति कर रहे हैं, और उनको मिलाने से जो सरफेस बनता है उसको बोलते हैं वेव फ्रंट तरंगाग्र कहते हैं। समझना, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास ये एक आपका तरंगाग्र होगा। ठीक है, तरंगाग्र मेरे पास क्या एक बन गया। अच्छा, और तरंगाग्र का जो हर एक बिंदु है, तरंगाग्र का जो हर एक बिंदु मेरे पास होता है सर, जी हाँ, ये वाला बिंदु, ये आपका सेकेंडरी सोर्स बनता है, सेकेंडरी सोर्स बनता है, और ये अपनी अपनी ऊर्जाओं को चारों तरफ ऐसे फैला देता है। हाँ सर, इसको क्या बोलते हैं सर, इनको हम लोग बोलते हैं वेवलेट्स, तरंगिका, वेवलेट्स इनको कहा जाएगा। अब वेवलेट्स को छू कर जाने वाली रेखा जो आगे बनती है, ऐसे यहां छुआओ, इनका टच करते हुए एक लाइन बना दो। हाँ से, तो ऐसी लाइन जो इनको छू कर जाए वो आपका क्या बनता है, नया तरंगाग्र बनता है। ओहो, ये आपकी थ्योरी था सर, किसका, हाइगेन का। तो उसने कहा कि इस तरह से एक तरंगाग्र से दूसरे तरंगाग्र में पास क्या होता है, ऊर्जा आगे संचित हो जाता है। अच्छा, हमने कहा कि एक तरंगाग्र पे उपस्थित सारे कण जो समान कला में, क्योंकि भी हमने बोला ना कि मेरे पास क्या, कि समान कला वाले बिंदुओं को मिलाने से आपको तरंगाग्र मिलता है। मतलब तरंगाग्र पे उपस्थित सारे कणों का फेज समान होगा, मतलब उनका अंतर कितना होगा, जीरो होगा, जो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक तरंगाग्र पे उपस्थित सारे कणों का जो कला अंतर होता है कितना होता है, जीरो होता है। अच्छा, लेकिन हाँ, अगर दो अलग अलग तरंगाग्र हैं तो उन पे उपस्थित बिंदुओं का फेज डिफरेंस क्या होता है, वो नियत रहता है, वो नहीं बदलता, वो कांस्टेंट रहता है। अच्छा, तो ये मेरे पास क्या है, आपका प्रकाश की तरंग प्रकृति जो
समझाया हाइगेन ने। अच्छा, अब इसके आधार पे हम आगे जो पढ़ेंगे तरंगाग्र की जो संरचना, मतलब तरंगाग्र की आकृति कैसे होता है, डायरेक्टली मुझे याद रखने का। सवाल क्या है? सवाल सिंपल सा मेरे पास क्या है कि तरंगाग्र की आकृति मेरे पास कैसा होता है। समझना कि अगर मेरे पास क्या है, जो वेव से जो मेरे पास तरंगे हैं वो एक दूसरे के समांतर से स्ट्रेट लाइन में चलता है, हाँ स्ट्रेट लाइन चलता है, तो इनके लंबवत ही मेरे पास क्या बनेगा, तरंगाग्र बनेगा। क्योंकि हमने लिखा हुआ है कि जो तरंगाग्र होता है वो हमेशा तरंग की दिशा के लंबवत बनता है, यहां लिखा हुआ है। तो तरंग की संचरण की दिशा के लंबवत मेरे पास तरंगाग्र बन गया। देखो क्या ये प्लेन है क्या? हाँ सर, हम इसको बोलते हैं समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र। लेकिन 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 अगर मान लो कि आपकी जो तरंगे हैं वो आपस में समांतर ना होके या तो दूर जा रही हैं या पास आ रही हैं, तो ऐसी अवस्था में मेरे पास क्या होता है, बनने वाला तरंगाग्र बनता है गोलाकार। गोल आकार का क्या बनता है, तरंगाग्र मेरे पास बन जाता है कुछ ऐसा, ये ऐसे, हाँ सर। और हर एक पॉइंट पे तरंग की संचरण की दिशा का क्या होता है, लंबवत होता है। बहुत बढ़िया चलेगा। मेरे पास क्या है, गोलाकार। तो सेम कहानी यहां बन जाएगा ऐसे, ओ हो, मेरे पास क्या है, इनमें बनता है आपका गोलाकार तरंगाग्र। गोल आकार का तरंगाग्र आपको देखने को मिल जाता है। मिल जाएगा दोस्त? हाँ सर। तो मेरे पास क्या है, कुछ आपको इंसिडेंट बता रखे जो हम लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। समझो कि मेरे पास मान लो कि कोई प्रकाश किरणें ऐसे आई हैं, लेंस पर टकराई हैं। हम जानते हैं कि आपकी समांतर किरणें हैं तो इनके लिए बनता है समतल तरंगाग्र, ऐसा बनेगा। किरणें पास जा रही हैं तो इनके लिए क्या है, गोलाकार तरंगाग्र बन जाएगा। सेम कहानी यहां समझो, समांतर आती हुई किरणें हैं तो समतल तरंगाग्र बनेगा, दूर जाती हुई किरणें गोलाकार तरंगाग्र मेरे पास बन जाएगा। हाँ सर। तो ये बात अपने को समझना है, ये डायरेक्टली याद रखने का, ठीक सर। अब एक पार्ट वो मेरे पास आता है जो हम लोग पहले पढ़ चुके, सबका पढ़ा हमने, ये पढ़ा है 11वीं कक्षा के आखिरी चैप्टर वेव थ्योरी में व्यतिकरण। पढ़ रखा है कि दो तरंगों का अध्यारोपण जो होता है उससे आपको व्यतिकरण प्रारूप मिलता है। सर ये क्या होता है, कब मिलता है? सिंपल बात है कि जब कभी दो कला संबद्ध स्रोत आपस में मिलते हैं, अध्यारोपित होते हैं, तो हमें मिलता है व्यतिकरण प्रारूप, इंटरफेरेंस पैटर्न। पर सर याद रखेंगे यहां पे सर कला संबद्ध का मतलब क्या होता है, कला संबंध स्रोत का मतलब क्या है मेरे पास, कि दो ऐसे स्रोत जिनकी आवर्तियां समान हो और उनके मध्य कला अंतर जो है वो समय के साथ ना बदले, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो याद है कि दो अलग अलग स्रोत कभी भी आपस में क्या है, कला संबद्ध नहीं होते हैं। बस क्या है, दो अलग अलग स्रोत कभी भी आपके क्या होते हैं, कला संबद्ध नहीं होते हैं। ओके सर, चलेगा, दौड़ेगा, एक नंबर, बढ़िया बात समझ आया। तो समान आवर्ती होना चाहिए, समान दिशा में चलने चाहिए, उनके मध्य कला अंतर समय के साथ ना बदले। ओके सर। अब हमने पढ़ रखा है कि मान लो मेरे पास एक तरंग है y1, एक तरंग है y2, उनका समीकरण दे रखा है, यह है उनके आयाम और उनके मध्य कला अंतर कितना, फाई। इसके प्रारंभिक कला 0, इससे कितना, फाई, तो अंतर कितना का, फाई। हमने पढ़ रखा है कि पहले सदिश का आयाम a1, दूसरे का आयाम a2, तो मेरे पास क्या है, इनके मध्य कोण कितना, फाई है। तो ये रहा मेरे पास a1, ये मेरे पास a2, इनके मध्य कोण कितना मेरे पास, फाई हो जाएगा। ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का परिणाम कितना पास आएगा, AR, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस कितना, 2A1 A2 cos मेरे पास बनेगा। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, जैसा ही वेक्टर में भी पढ़ रखा है और वेव थ्योरी में भी हमने पढ़ रखा है। हम जानते हैं कि आपकी तरंग का जो होता है तीव्रता, वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। तो इसका इस्तेमाल करके परिणामी तरंग का तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता मेरे पास क्या निकाली जा सकती है इस फॉर्मूला की मदद से। हाँ सर, मेरे पास क्या है, अगर आपको फाई का वैल्यू पता हो तो आप परिणामी तरंग का आयाम और उसकी तीव्रता दोनों निकाल सकते हो। अब कुछ स्टैंडर्ड केस जो हमने वेक्टर में पढ़ा हुआ है, इनको डायरेक्टली याद रखने का। हम लोग जानते हैं कि दो समान परिमाण के सदिश अगर उनके मध्य कोण 0 डिग्री होता है तो दोनों जुड़ जाते हैं a + a 2a, समान दिशा में। जानते हो क्या? हाँ सर। अगर उनके मध्य कोण कितना 60 डिग्री होता है तो उनका रिजल्टेंट में कितना आता है सर, वो मेरे पास कितना आता है, √3 गुना होता है। कोण अगर 90 डिग्री हो तो √2 गुना आता है। कोण अगर 120 डिग्री हो तो आपका खुद उसी के बराबर आता है। और अगर कोण कितना 180 डिग्री, मतलब एक दूसरे क्या है, विपरीत हो, तो ये आपस में क्या कैंसिल हो, कितना 0 मेरे पास हो जाता है। मेरे पास क्या है, ये आपके सिंपल जनरल केस है। लेकिन हाँ, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पे होता है वो आपका होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सर इनके नाम जरा हिंदी में बताओ। सुनो भाई, हिंदी में इनका नाम सुनते हैं भाई। हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग संपोषी व्यतिकरण, इसको बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण, इसको कहते हैं।
जहां पे दोनों तरंगे आपस में इस प्रकार मिलती हैं कि परिणामी तीव्रता आपको ज्यादा मिले, और एक आपको होता है विनाशी व्यतिकरण, कि तरंगों का आपस में इस प्रकार मिलना कि उस बिंदु पर आपको परिणामी तीव्रता काफी कम देखने को मिल जाए। सर बहुत बढ़िया। तो आपका संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, हाँ सर इनकी कुछ कंडीशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सर पास क्या होता है, यहाँ पे फाई को बोलते हैं आपका फेज डिफरेंस, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस, हिंदी में आपका कलांतर और आपका पथांतर। ठीक है, इनका संबंध भी हमने वेव थ्योरी में पढ़ रखा है कि फाई बटे 2 पाई बराबर डेल्टा एक्स बटे में कितना लैम्बडा है। क्या ये बात आपको क्लियर है क्या? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुनेंगे तो फाई बराबर एन इंटू 2 पाई, डेल्टा बराबर कितना एन लैम्बडा। बोलो तो अगर मेरे पास फेज डिफरेंस 2 पाई का पूर्ण गुणांक हो या पाथ डिफरेंस आपका लैम्बडा का पूर्ण गुणांक हो, तो ऐसी अवस्था मुझे क्या है सर, ऐसी अवस्था में आपको मिलने वाला आयाम अधिकतम होता है, वो दोनों के योग के समान होता है, और जो परिणामी तीव्रता होता है वो भी आपको सर्वाधिक मिलता है, कितना, रूट आई प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम टू सेम तरह से अगर मेरे पास मिलने वाले तरंगों के मध्य कला अंतर पाई का विषम गुणांक हो और पथ अंतर लैम्बडा बटा 2 का विषम गुणांक हो, विषम मतलब 1 3 5 7 9, समझ लो। ठीक है, सब मतलब आपका ये क्या है, पूर्ण गुणांक 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये फेज डिफरेंस हो या ये मेरे पास पथ अंतर हो, तो मिलने वाला आयाम न्यूनतम होता है और दोनों आयाम के अंतर के बराबर होता है a1 माइनस a2। मिलने वाली तीव्रता न्यूनतम मिलेगा, तो यही फॉर्मूला बस बीच में प्लस की जगह पे क्या है, माइनस मेरे पास आएगा। अच्छा, अब इनसे जुड़े हुए सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जो आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं देख चुके हो। सर कहाँ देखा था? आपके वेव थ्योरी वाले चैप्टर में। अरे हाँ सर, ये तो देखा हुआ है। हम जानते हैं कि आपका जो होता है तीव्रता आई वो समानुपाती होता है आयाम ए का स्क्वायर। तो अगर मुझे दो अलग अलग स्रोत की तुलना करना हो, कंपैरिजन करना हो, तो उनकी आपकी तीव्रताओं का जो अनुपात होगा आयाम के अनुपात के वर्ग में आएगा। अरे हाँ सर, सेम फंडा मेरे पास क्या है, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता में भी लिख सकता है कि आई मैक्सिमम के सामने ए मैक्सिमम, आई मिनिमम ए मिनिमम, तो वहां पे स्क्वायर था, स्क्वायर कर डाला, है ना। तो ये भी यूज कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि आपको ए मैक्सिमम निकालना पड़ जाए। हम जानते हैं ए मैक्सिमम कब मिलता है, जब आपका संपोषी व्यतिकरण होता है, कितना होता है, a1 प्लस a2 होता है। ए मिनिमम कब मिलता है, विनाशी व्यतिकरण a1 माइनस a2 मिलता है। और आई मैक्स और आई मिनिमम का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी आपको लिखवा के दिया है, तो यहां से आप लोग इनसे जुड़े हुए सवाल कर सकते हो। बहुत मुश्किल चीज नहीं आती, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मेरे पास बनता है। अच्छा, अब इस चैप्टर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन मेरे पास क्या, YDSE, यंग का द्विस्लिट प्रयोग। यंग का द्विस्लिट प्रयोग काफी 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 ज्यादा मेरे पास क्या इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे पास होता है। देखो समझते हैं, हमने कहा कि इंटरफेरेंस पैटर्न बाय कब मिलता है, सर ये आपको मिलता है जब दो कला संबद्ध स्रोत बनते हैं। लेकिन सर आपने कहा कि कभी भी कोई भी दो स्रोत बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते, कभी भी कोई भी दो सोर्स बिल्कुल एक जैसे 100% नहीं हो सकते हैं, वो आपके कभी भी कला संबद्ध नहीं बन पाए। तो सर फिर हम लोग YDSE या जो भी पैटर्न पढ़ते हैं ये कैसे हो पाता है, तो आपको कला संबद्ध स्रोत बनाने पड़ते हैं। तो कैसे बन सकता है, वो बनेगा भाई इस तरह से। भाई दो तरीके होते हैं। तरीका नंबर आपका होता है एक, तरंगाग्र का विभाजन, तरंगाग्र का विभाजन कर सकते हो, तरंगाग्र का विभाजन करके कर सकते हैं। या फिर नंबर 2 वो होता है आयाम का विभाजन। क्या होता है, आयाम का विभाजन, आयाम का या ऊर्जा का विभाजन। ठीक है, तो इन दो तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, दो कला संबद्ध स्रोत बना सकते हैं। अच्छा सर, तो हम यहां जो करते हैं YDSE में वो करते हैं तरंगाग्र का विभाजन करके क्या कर सकते हैं, दो कला संबद्ध स्रोत बनाते हैं। ऐसे बन पाएंगे। अच्छा सर कैसे किया आपने, समझो सर। बस क्या एक सिंगल सोर्स है, हाँ सर है। हम जानते हैं कि सोर्स से निकलने वाली ऊर्जा तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता है, तो एक तरंगाग्र फिर अगला, जैसे बहुत सारे तरंगाग्र बनेंगे और उनमें से क्या है, किसी एक तरंगाग्र पे मेरे पास क्या है, S1 सोर्स और S2 सोर्स हमने ले लिया। किसी भी एक तरंगाग्र पे हमने दो बिंदु ले लिए और हमने कहा है कि तरंगाग्र का हर एक बिंदु आपके लिए करता है, सेकेंडरी सोर्स का काम करता है। तो S1 S2 क्या बन गए, दो सोर्स बन गए। तो मेरे पास क्या है, आपके समान कला में रहने वाले, कि भाई इनके मध्य कला अंतर हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इनकी मदद से आपको एक स्टेबल व्यतिकरण प्रारूप मिल पाएगा। समझे क्या? अच्छा, अब इनसे निकलने वाले तरंगे इस पर्दे पर अलग अलग बिंदुओं में मिलेंगी।
जैसे सेंटर पॉइंट है, तो इससे किरण आई, इससे किरण आई, दोनों की लंबाई समान है, तो पथ का अंतर कितना होता है? 0 होता है। अच्छा, तो सेंटर वाले पॉइंट के लिए पथ का अंतर 0 आता है, फेज डिफरेंस भी 0 आता है, और ऐसी अवस्था में क्या मिलता है? आपको यहां पे मिलती है तीव्रता सबसे ज्यादा। अच्छा, तो यहां पे जो आपको अधिकतम तीव्रता मिलता है वो याद रखेंगे कि मेरे पास प्रत्येक सोर्स की तीव्रता का 4 गुना। ओहो, ये मिलता है आपको अधिकतम तीव्रता। अच्छा, चलेगा। तो यहां क्या मिलता है? आपको सबसे ज्यादा ब्राइट फ्रिंज मिलता है, सबसे ज्यादा चमकीला। लेकिन इसके अगल बगल में जाएंगे तो अलग अलग बिंदुओं पे आपको अलग अलग पार्ट डिफरेंस मिलेगा, अलग अलग फेज डिफरेंस मिलेगा, और उसके आधार पर क्या मिलेगा? आपको अलग अलग तीव्रता मिलेगी। देखो, अलग अलग फेज डिफरेंस के लिए अलग अलग तीव्रता मिलेगी। हाँ सर, लेकिन मेरा इंटरेस्ट सब में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा चमकीली और सबसे कम चमकीली बिंदुओं पर है। ठीक है, बनेंगी सारी, हर इंटेंसिटी में बस क्या प्रकाश मिलेगा, लेकिन हम कहां फोकस क्या है? हमारा फोकस कुछ गिने चुने पॉइंट पर है। अच्छा, चलेगा। हाँ सर, अब बात समझते हैं। मैं कहता हूं कि अगर किसी जनरल पॉइंट की बात करें, किसी जनरल पॉइंट की बात किया जाए, मेरे पास क्या ये दूरी कितना हो गया? ये मेरे पास दोनों स्रोतों के मध्य का दूरी है। ओके, और स्रोत का पर्दे से दूरी कितना? कैपिटल डी है। कोई जनरल पॉइंट है जो यहाँ सेंटर से कितना y दूरी पर है, ये कितना d हो गया। तो यहां देखो tan थीटा होता है y बटा d, लंब बटे आधार, और आपका जो होता है पार्ट डिफरेंस वो कितना? स्मॉल d sin थीटा होता है। तो ये दो समीकरणें होती है, इन्हीं के आधार पे आप लोग काफी सारे सवाल कर सकते हो। लेकिन हाँ, नीट में बहुत ज्यादा टिपिकल काम ना आपसे नहीं करवाता है, सिंपल काम करवाता है। तो उसके आधार पे सिंपल बात कहते हैं कि पहला पॉइंट मेरे पास क्या है? अगर मुझसे पूछ रहा है कि मुझे ब्राइट फ्रिंज की स्थिति बताओ, वो कहां पर होगा, वो कौन सा वाला ब्राइट होगा, ये पूछे, समझो। तो क्या वाली बात? तो ब्राइट फ्रिंज के लिए जो आपका पार्ट डिफरेंस है हमने बता रखा है, सर क्या है? लैम्बडा का पूर्ण गुणांक होना चाहिए। तो डेल्टा एक्स डी साइन थीटा पर कितना? एन लैम्बडा होता है। हाँ सर, इस वैल्यू को वहां डाल के tan थीटा में यूज करके आप लोग ब्राइट फ्रिंज का स्थिति निकाल पाओगे। तो ब्राइट फ्रिंज का स्थिति एन लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, एन लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अच्छा, सर पास क्या है? ये आपके ब्राइट फ्रिंज की स्थिति को दिखाता है। मतलब एन का मान 1 रखो, पहले ब्राइट की दूरी मिल जाएगी। सर कहां से? केंद्र से। एन का मान 2 रखो, दूसरे की दूरी 3 रखो, तीसरे का दूरी। तो अलग अलग ब्राइट की सेंटर से दूरी निकालने का फॉर्मूला मेरे पास होता है। सेम तरह से सर डार्क की बात कर लूंगा। डार्क के लिए आपका पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बटा 2 का विषम गुणांक हो जाएगा। हाँ सर, और y डार्क निकाल सकते हो कि n का मान 1 रखो, पहले डार्क की दूरी, n का मान 2 रखो, दूसरे डार्क की दूरी। हाँ सर, पर ध्यान देंगे यहां जो आपको ब्राइट मिल रहा है सर को बोलता है सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा इनको कहते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा इनको कहा जाता है। सेकेंडरी क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो बनता है वो तो सेंटर वाला है, सेंटर वाला होता है आपका प्राइमरी मैक्सिमम, उसके बाद जो भी बनता है क्या होता है? वो होता है सेकेंडरी मैक्सिमम, द्वितीयक मैक्सिमम, है ना। द्वितीय उच्चिष्ट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये मेरे पास आते हैं। ठीक है, चलेगा। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। अब इससे जुड़े एक्सपेरिमेंट जुड़े कुछ और भी खास बात मेरे पास होता है सर, क्या कि हमारे पास जो भी आपको फ्रिंज मिल रहा है, चमकीला धब्बा या काला धब्बा, है ना, तो ब्राइट डार्क जो भी आपको मिल रहा है उनकी चौड़ाई की बात करें तो एक फ्रिंज का चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो लैम्बडा बड़ा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, कैपिटल डी सोर्स से लेकर स्क्रीन का दूरी, और स्मॉल डी क्या होता है? दोनों स्रोत के मध्य का दूरी। ओके सर, ये फॉर्मूला आपको याद रखने का। अच्छा, मान लो आपसे वो फ्रिंज की चौड़ाई पूछे कोण के रूप में, भैया कोणीय फ्रिंज चौड़ाई से कितना मेरे पास होगा? आपको होगा बीटा बटा कैपिटल डी। तो बीटा बटा कैपिटल डी वहां से रखो, लैम्बडा बाय स्मॉल डी मेरे पास आएगा। चलेगा। अच्छा, मान लो आप कह गए कि पूरे के पूरे उपकरण को उठाकर किसी माध्यम में डाल दो, माध्यम में डाल देंगे तो ऐसी अवस्था में क्या है? मुझे मिलने वाला जो होगा बीटा वो पुराने मान का 1/म्यू गुना होगा। सर म्यू क्या होता है? सर म्यू होता है अपवर्तनांक, तो कितना? c/v होता है। अजी हाँ, है ना। तो जब बीटा का मान वहां से रखोगे तो लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी साथ में कितना? म्यू हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ओके, अब कुछ थोड़ा से स्पेशल, थोड़ा सा बोले डिफिकल्ट टाइप के सवाल होते हैं जिनके बच्चे थोड़ा सा पकड़ नहीं पाते। सवाल एक कि मान लो आपको स्क्रीन पे क्या ना, आपको पूरे उपकरण में 2 अलग अलग लैम्बडा के प्रकाश का इस्तेमाल करना है। तो उसमें जो सवाल नंबर 1 जो बनता है क्या कि केंद्र से वह दूरी बताओ जहां पे दोनों प्रकाश का उच्चिष्ट मेल खाता हो या मिलता हो या संपाती हो, कि एक ही बिंदु बन रहा है। तो हमने कह दिया कि पहले वाले का n वां ब्राइट, दूसरे वाले का n2वां ब्राइट आपस में संपाती हैं। तो वह कहता है उनका आपस में रिलेशन ये बनता है। इसकी मदद से आप लोग यहां से n1 और n2 का मान निकाल पाओगे।
इनके अनुपात से। अच्छा सर, मान लो फॉर एग्जाम्पल कितना मेरे पास सही आ गया, कितना 4/3 आ गया, तो कह पाओगे कि n1, तो n1 का वैल्यू होगा 4, n2 का वैल्यू होगा 3। मतलब मेरे पास क्या है कि आपका पहले वाले का चौथा और दूसरे वाले का तीसरा ब्राइट आपस में क्या संपाती होगा। हो सकता है कि पूछ ले कि वो बिंदु कितना दूर होगा, पहले देख लो। आपको अब पता है कि पहले का चौथा ब्राइट है, दूसरे का तीसरा ब्राइट है। हम जानते हैं कि ब्राइट फ्रिंज की दूरी हम लोग निकालते हैं इस फॉर्मूला से। हाँ सर, तो इसमें n1 की और λ1 की वैल्यू डाल के आप लोग y बेटा निकाल पाओगे, y ब्राइट निकाल पाओगे, चल जाएगा। अच्छा, पर्दे पे बनने वाले कुछ कुल फ्रिंजों की संख्या से क्या होता है, d/λ होता है। हाँ सर, इससे डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं क्या? हाँ जी सर, जाओ चेक कर ले एक बार। सही है, ठीक है। तो कितना मेरे पास d/λ मेरे पास होगा कि फ्रिंज मेरे पास बनने वाली फ्रिंजों की संख्या। तो इसके साथ हमारे पास क्या है सर, इसके हिसाब से n कितना 1/λ। ध्यान देना, ये आपका किसी एक तरफ का है, ये किसी एक तरफ बनने वाली फ्रिंजों की संख्या है, दोनों तरफ बात नहीं कर रहा। n बनेंगी एक तरफ, n बनेंगी दूसरी तरफ, तो दोनों लगेगा कितना 2n। अगर सेंट्रल बैट को भी लिखना है तो 2n + 1 मेरे पास बन जाता है। तो बनने वाले कुल फ्रिंज कितना है पास 2n + 1 बनता है भैया, ठीक है। अच्छा, n समानुपाती 1/λ के। हाँ सर, तो इसके हिसाब से अगर दो अलग अलग तरंगधैर्घ्य के प्रकाश से बनने वाली फ्रिंजों की संख्या की तुलना करना हो तो वो इससे कर सकते हैं। ऐसा सवाल मेरे पास एग्जाम में बन सकता है, ऐसा सवाल एग्जाम में पक्का बन सकता है। अच्छा चलेगा, अब सवाल ये आता है कि अगर हम हमारे एक्सपेरिमेंट में आपकी किसी भी एक स्लिट के सामने, किसी भी एक सोर्स के सामने एक पतली सी रख दें प्लेट, एक पतली सी क्या रखो पट्टी रख दो, जिसकी मोटाई कितना t है और उसका अपवर्तनांक म्यू है। जब ऐसा रखा होता है तो जो प्रकाश इसके अंदर से गुजर रहा होता है उसके लिए क्या कहते हैं, एक अलग पाथ चलता है, उसके लिए क्या है, एक अलग रास्ता बनता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। सर कितना होता है, वो बनता है म्यू × t। अब अगर उसके लिए रास्ता अलग होगा तो आपके पाथ डिफरेंस जो आपको अभी तक मिल रहे थे वो कुछ अलग आएंगे। मतलब केंद्र बिंदु पे अब आपको सेंट्रल बैट नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पे पाथ डिफरेंस 0 नहीं बनेगा। तो हुआ क्या कि सर बेसिकली आप जब कभी किसी भी एक स्लिट के सामने ऐसी पतली पट्टी डाल देते हो तो पूरा का पूरा व्यतिकरण प्रारूप आपका एक तरफ सरक जाता है। तो जिस तरफ पट्टी रखा है उसी तरफ पूरा पैटर्न शिफ्ट होता है। अब शिफ्ट कितना होता है डायरेक्ट वही पूछता है, तो कितना शिफ्ट होगा, तो शिफ्ट का फॉर्मूला ये रहा, म्यू -1 T D/d। सर म्यू क्या है, उस छोटी पट्टी का अपवर्तनांक, टी क्या है उसकी मोटाई, D आपका वही स्क्रीन और सोर्स के मध्य की दूरी, और स्मॉल d क्या है दोनों सोर्स के मध्य की दूरी। काम खत्म, चलेगा। हाँ सर, अब देखो अगर पूरा पैटर्न आपका एक तरफ शिफ्ट होता है तो नीचे की कुछ ब्राइट फ्रिंजें क्रॉस करके ऊपर गई होंगी, तो कितने ऊपर गई हो सकता है। हाँ सर, तो कितने फ्रिंजें क्रॉस करके ऊपर चली गई या नीचे आ गई। फॉर्मूला y शिफ्ट बटा कितना बीटा, y शिफ्ट वो रहा, बीटा वो रहा, रखो मैं कितना आएगा म्यू -1 T/λ। इससे आप लोग उसको निकाल सकते हो, चल जाएगा। हाँ सर, अब इसी का एक और पार्ट मेरे पास होता है जिसको लेके बच्चे थोड़ा सा परेशान मेरे पास रहते हैं। भाई कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली फॉर्मूला ही याद रखना है, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। क्या बोलते हैं कि मान मेरे पास एक पतली पट्टी है। हाँ सर, भाई इस पे आपने किसी प्रकाश को डाला। हाँ सर, तो प्रकाश का कुछ हिस्सा परावर्तित होता है, कुछ आपका आर पार चला जाता है। हाँ सर, तो प्रकाश का वो हिस्सा जो आपका पलट के वापस चला गया परावर्तित किरण, जो अंदर आया वो अपवर्तित किरण। हम जानते हैं कि जब कभी कोई प्रकाश किसी सघन माध्यम से टकराता है तो उसके फेज में पाई का बदलाव आता है, जो आर पार गया फेज सेम चलता है। अब यहां टकराएगा, फिर से कुछ भाग परावर्तित कुछ आर पार, फिर से परावर्तित कुछ आर पार, फिर से परावर्तित कुछ आर पार। हाँ सर, तो ये है मेरे पास परावर्तित किरणें जो आपस में मिलेंगी, ये आपके अपवर्तित किरणें जो आपस में मिलेंगी, और ये दोनों मिलकर मेरे पास क्या है आपका व्यतिकरण बना सकती हैं, इंटरफेरेंस कर सकती हैं। अच्छा, तो ये जो मेरे पास केस है ये वो सेकंड केस है जिसमें आपने दो कला संबद्ध स्रोत का उत्पन्न किया। कैसे, आयाम को तोड़ के ऊर्जा को तोड़ के। मेरे पास क्या, तो कुल मिला के जो ऊर्जा यहाँ पे आया था टकरा के हिस्सों में टूटा, तो अब जो आपकी अलग अलग ऊर्जाओं वाले हिस्से हैं वो आपस में मिलते हैं, और मिलने के बाद क्या हमारे पास अलग अलग पैटर्न बनते हैं। तो परावर्तित किरणें ये वाली, तो परावर्तित किरणों के मिलने से इंटरफेरेंस होगा। हाँ सर, ये आपकी अपवर्तित किरणें जो आपकी बाहर निकल गई। हाँ सर, अपवर्तित किरणें, तो इनसे भी मेरे पास क्या होगा आपका इंटरफेरेंस होगा। सर फॉर्मूला डायरेक्ट मेरे सामने, परावर्तित किरणों का व्यतिकरण कि भैया इन दोनों किरणों के मध्य जो आपका पाथ डिफरेंस होगा, जो अपने पास पथ का अंतर होगा कितना 2 μ T cos r होता है।
है ना सर। डेल्टा एक्स दोनों ही केस में चाहे वो परावर्तित हो चाहे अपवर्तित हो 2 म्यू टी कॉस आर होता है। सर म्यू बोल दो, सर म्यू है इस प्लेट का अपवर्तनांक, टी मेरे पास क्या है इसकी मोटाई है। सर आर क्या है, आपकी आने वाली किरणें जो यहाँ पे टकरा रही हैं, यहाँ बनने वाला इनका अपवर्तन कोण। बहुत बढ़िया। तो अगर ये पार्ट डिफरेंस एन लैम्बडा के समान है तो डार्क फ्रिंज मतलब कि आपको काला काला दिखाई देगा, आपको बिल्कुल ब्लैक दिखाएगा, कोई भी प्रकाश की तीव्रता महसूस नहीं होगा। मतलब क्या है कि कोई किरण वहां पे गई, टकराई और टकराने के बाद आपको कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखना मतलब डार्क फ्रिंज है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अच्छा बात समझते हैं। अगर आपको मिलने वाला पाथ डिफरेंस लैम्बडा बटा 2 का विषम गुणांक होता है तो आपको क्या मिलता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। अच्छा टकरा के कंस्ट्रक्टिव मतलब कि कोई किरणें आपकी गई, टकराई, टकराने के बाद जो वहां से आपको फील हो रहा है, क्या आपको एकदम से इंटेंसिटी ज्यादा फील हो रहा है, आपको प्रकाश की तीव्रता ज्यादा महसूस होता है, तो क्या मेरे पास क्या होता है, आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मेरे पास वहां पे बन जाता है। चलेगा। हाँ जी सर बात करें तो सर बिल्कुल सेम तरह से अपवर्तित किरणों के लिए सेम फॉर्मूला, बस केस एकदम उल्टे हो जाएंगे। तो यहाँ पे यहाँ पे एन लैम्बडा के लिए बन जाएगा कंस्ट्रक्टिव और इसके लिए बन जाएगा डिस्ट्रक्टिव। सेम कंडीशन, बस फॉर्मूला रिवर्स हो जाते हैं। ठीक भाई चलेगा। हाँ सर इस चैप्टर का अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं बनता है, चांस बहुत कम होता है यहाँ से क्वेश्चन आने का, पर देख लो विवर्तन डिफ्रैक्शन क्या कहते हैं, प्रकाश किरणों का अवरोध के किनारों से मुड़ना, प्रकाश किरणों का अवरोध के किनारों से मुड़ना ही क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है। अच्छा सर पर सर डिफ्रैक्शन कब होता है, ये तब होता है जब मेरे पास प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अवरोध के आकार की कोटि का होता है, सेम ऑर्डर का होता है, लेकिन सर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य तो बहुत कम होता है। हाँ सर तो इसीलिए प्रकाश का डिफ्रैक्शन बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन साउंड वेव्स की लैम्बडा ज्यादा होता है, इसलिए उनका डिफ्रैक्शन आसानी से महसूस किया जा सकता है। पर हाँ डिफ्रैक्शन प्रकाश का भी होता है, थोड़ा ही सही लेकिन होता है। ठीक सर बात करते हैं तो उसी के आधार में मेरे पास क्या होता है, एक हम पढ़ते हैं फ्रॉनहोफर विवर्तन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि एक छोटा आपने क्या होल किया स्लिट के अंदर, है ना, एक कार्डबोर्ड है, छोटा होल कर दिया, उस पर आपने डाला प्रकाश। अब अगर मेरे पास विवर्तन नहीं होता तो लाइट वहां से आती, सिर्फ यहां पर चमकीला धब्बा बन जाता, लेकिन क्या है आपका विवर्तन होता है, प्रकाश की किरणें इसके किनारों से मुड़ती हैं और उसके मुड़ने की वजह से क्या होता है, आपको स्क्रीन पर आपको अलग अलग रिंग बोले तो अलग पास क्या अलग अलग इंटेंसिटी का प्रकाश दिखता है। सेंटर में सबसे ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, तो ऐसे आपको क्या है स्क्रीन पे अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग इंटेंसिटी फील होता है। सर क्यों, क्योंकि प्रकाश मेरे पास बैंड हो रहा है और बैंड होके ऐसे पहुंच जा रहा है जहां उसको नहीं जाना चाहिए था। तो छायांकित है ना, ज्योमेट्रिकली ज्यामितीय छायांकित भाग में प्रकाश पहुंच जा रहा है क्योंकि वो किनारों से मुड़ जाता है। अच्छा अब से इसका पैटर्न, मेन फॉर्मूला, आपको मेन के भैया फॉर्मूला ही याद रखने का। मैं कहता हूं कि सेंटर में तो ब्राइट है ही सही, मैं कह रहा हूं कि कोई जनरल पॉइंट जो यहां से कितना y दूरी पर है, तो वो बिंदु जो यहां से कितना मेरे पास y दूरी पर है, वहां मुझे क्या इंटेंसिटी मिलेगा, उसके लिए डायरेक्ट मेरे पास फॉर्मूला। समझा मेरी बात। कोई जनरल पॉइंट की बात करें तो उसके लिए मेरे पास क्या आने वाला पाथ डिफरेंस कितना होता है, a sin थीटा होता है। सर a बोला तो a मेरे पास क्या है, इस छोटी सी स्लिट की चौड़ाई होता है a, ठीक है ओके a sin थीटा, और उस बिंदु की स्थिति tan थीटा लंब बटे आधार से d बोले तो आपकी ये दूरी सेम ओके। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके हम अलग अलग बिंदुओं पे चेक कर सकते हैं कि वहां पे ब्राइट मिलेगा या डार्क मिलेगा। फॉर्मूला पास क्या है, वही कहानी कि आपका आने वाला पार्ट डिफरेंस, अब ये फॉर्मूले आपके YDAC से एकदम उल्टा है। तो YDAC में क्या है, ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल्टा एक्स कितना n लैम्बडा हुआ करता था, यहाँ कितना है लैम्बडा बटा 2 का विषम गुणांक, लैम्बडा बटा 2 का विषम गुणांक। सर आपने यहाँ प्लस लिया है, प्लस ही बोल रहा हूं, प्लस ही होगा और n की वैल्यू 1 से ही स्टार्ट होगा। ठीक भाई ओके तो आपका पहला ब्राइट, दूसरा ब्राइट, तीसरा ब्राइट ओके। फिर डार्क के लिए n लैम्बडा का गुणांक मतलब लैम्बडा का पूर्ण गुणांक मेरे पास होना चाहिए। चलेगा दोस्त, सब बिल्कुल चलेगा। अच्छा सर डायरेक्ट हमरा याद रखने का, बस फर्क क्या इंटरफेरेंस में होता यह था कि सेंटर ब्राइट के बाद जो भी आपका सेकेंडरी ब्राइट बन रहे थे उन सब की इंटेंसिटी, उन सब की तीव्रता समान थी। सेंटर ब्राइट जितना ब्राइट है, आपका फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, फोर्थ ब्राइट, सबकी इंटेंसिटी सेम थी। लेकिन फ्रॉनहोफर में क्या होता है, केंद्र वाला सबसे ज्यादा ब्राइट, लेकिन जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे ब्राइटनेस क्या होती है, कम होती चली जाती है। मतलब क्या कि भाई सेंटर की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा दिखा जाता है, सेंटर की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा, लेकिन उसके बाद कम, फिर कम, समझ लो ऐसे कम होती मेरे पास चली जाती है। तो सेंटर वाला कहता है
सबसे ब्राइट, और उसके बगल में क्या है मेरे पास, लगातार आपका ब्राइटनेस कम होता चला जाता है। पर जो भी है मेरे पास क्या है, तो इसमें क्या पूछता है, इसमें सर सवाल नंबर 1 मेरे पास क्या है, आपकी सेंट्रल ब्राइट की चौड़ाई मेरे पास कितना होता है, फॉर्मूला 2 लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए। सर उस वाले फॉर्मूला का बिल्कुल डबल है। ओके सर, मेरा वाला कोणीय चौड़ाई भाई बीटा बटा कैपिटल डी किया, मेरे पास ये मिल जाएगा। अच्छा सर मेरे पास क्या है, इन्हीं बातों सवाल पूछता था, बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं बनती। हाँ क्वेश्चन को घुमा फिरा के वो ऐसे पूछ सकता है आपसे, ज्यादा वो ये पूछ रहे हैं मेरे पास क्या है कि मेरे पास जो फर्स्ट डार्क बनता है ब्राइट की है ना, सेंटर ब्राइट के ठीक बाद में जो आपको फर्स्ट वाला डार्क मिलता है उसकी यहां से दूरी बताओ। अब देख ये दूरी होगा। हाँ सर जरा सोचना, क्या मेरे पास ये जो दूरी है पूरे सेंट्रल ब्राइट का आधा नहीं है क्या? अरे हाँ सर ये जो दूरी है वो सेंट्रल ब्राइट का आधा है। सेम कहानी इसके लिए होगा। हाँ सर, तो ये हो सकता है कि मेरे पास किसी एक ब्राइट के केंद्र से दूरी बताओ। अच्छा, या ये कह सकता है कि केंद्र के दोनों तरफ बनने वाली डार्क के मध्य का दूरी। सर दोनों डार्क के मध्य दूरी मेंटल ब्राइट की चौड़ाई ही तो होता है। तो बेसिकली इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर करके आपसे वो सवाल पूछ सकता है। चलेगा दोस्त, दौड़ेगा 1 नंबर। सही है, सही सही। हमारे पास क्या है, अब इस चैप्टर का एक लास्ट सेक्शन हमारे पास क्या है, वो है मेरे पास क्या है, ध्रुवण पोलराइजेशन। ठीक है, समझिएगा, हम ये बात जानते हैं कि जब कभी किसी प्रकाश की बात करते हैं सब मेरे पास क्या है, EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिनकी लैम्बडा दृश्य प्रकाश की कैटेगरी में मेरे पास आता है। उनकी जो लैम्बडा होता है वो दृश्य प्रकाश की रेंज में आता है। समझ रहे के बात? हाँ सर बिल्कुल एकदम बढ़िया बढ़िया, 1 नंबर। तो बात को सुनेंगे कि मेरे पास क्या होता है कि मान लो ये तरंग है, इसमें मेरे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपन होता है। तो तरंग संचरण के लंबवत ये जो तल होता है, इस तल में सभी दिशाओं में, मतलब ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, आड़ा टेढ़ा, ये तिरछा, हाँ सर, तो इस प्लेन में सभी दिशाओं में मेरे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपन होता है। तो ऐसा प्रकाश जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपन इस तल में सभी दिशाओं में होता है उसको बोलते हैं अध्रुवीय प्रकाश, अनपोलराइज्ड लाइट उसको कहते हैं। और दिखाने का तरीका भाई ये होता है, मेरे पास क्या है कि कंपन जो है तरंग संचरण के लंबवत ऊपर नीचे भी होगा, अंदर बाहर भी होगा, ऊपर नीचे भी होगा, अंदर बाहर भी होगा, ऊपर नीचे भी होगा और अंदर बाहर भी होगा। मेरे पास क्या ये अनपोलराइज्ड लाइट। लेकिन अब अगर इनके कंपन को किसी एक दिशा में निर्धारित कर दो, उसमें रोक दो, तो हम उसको क्या कहते हैं, पोलराइज्ड लाइट कहेंगे। तो कंपन मेरे पास क्या है, या तो ऊपर नीचे का रहेगा या अंदर बाहर का। मैंने फिलहाल इस डायग्राम में सिर्फ ऊपर नीचे दिखा रखा है, अंदर बाहर भी संभव होता है। अब सर ये प्रकाश हम लोग बना कैसे सकते हैं, कैसे पॉसिबल है? बस तरीके बहुत सारे होते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसके अंदर अगर इस प्रकाश को डाल दिया जाए तो वो एक दिशा के कंपन को एब्जॉर्ब कर लेता है और बचे हुए बाहर निकाल लेता है। उनको बोलते हैं टूरमेलिन ग्लास, उनको टूरमेलिन ग्लास। तो ग्लास के में डालकर भी ये काम कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा हमसे पूछ सकता है ना कि तरीका नंबर 1 जिससे क्वेश्चन आपके बहुत सारे बनते हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया, बस क्या होता है, परावर्तन के द्वारा ध्रुवण, है ना, परावर्तन के द्वारा ध्रुवण। तो कैसे होता है कि अगर मेरे पास प्रकाश किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम पे आकर टकरा है, क्या बोल रहा हूं, मेरे पास क्या है, प्रकाश आया था विरल से, विरल माध्यम से आया था, सघन माध्यम में आके टकराया था। हाँ सर, अब वो टकराया इस तरह से कि यहां पे आपका जो आने वाला आपतन कोण है, अगर मेरे पास क्या है, ध्रुवण कोण के समान हो। आपतन कोण क्या है, ध्रुवण कोण के समान, मतलब क्या है, तो tan थीटा p ध्रुवण कोण निकलता है भाई इस फॉर्मूला से। तो मेरे पास क्या है, अगर आपतन कोण ध्रुवण कोण के समान होता है, इसको बोलते हैं ध्रुवण कोण कह सकते हो, या ब्रूस्टर कोण भी इसको कह सकते हैं। तो अगर मेरे पास आपतित किरण इस कोण के साथ आती है तो क्या होता है, परावर्तित किरण आपकी क्या होती है, PPL, बोलो तो प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश। लिख लो यहाँ पे, बात तुम लोग का हो गया, समतल ध्रुवित प्रकाश इसको कहते हैं। दोस्त हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, वेलकम वेलकम वेलकम, सब बढ़िया था ना। मेरे पास क्या है, तो कुल मिला के मेरे पास क्या है, जो प्रकाश अपने पास आया था वो कुछ ऐसा था, अंदर बाहर कंपन, ऊपर नीचे कंपन, अंदर बाहर कंपन, ऊपर नीचे कंपन, सर ठीक है। लेकिन जब टकराया ध्रुवण कोण पे, कुछ किरण वापस चली गई, तो जो किरण आपकी वापस चली गई है, तो इसमें जो कंपन रह जाते हैं वो अंदर बाहर के रह जाते हैं, सिर्फ अंदर बाहर रह जाते हैं। आपके ये वाले कंपन क्या होते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। तो ये जो आपको मिलता है क्या होता है, PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपको मिल जाता है। अच्छा, और इस अवस्था में पास क्या होता है, परावर्तित किरणों में आपतन तल के लंबवत कंपन रहता है, मतलब कि जिस तल में हम लोग आए थे उसी के लंबवत कंपन मेरे पास रह जाते हैं, बाकी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और साथ में परावर्तित किरण और अपवर्तित
परावर्तित और अपवर्तित इनके मध्य जो कोण है वो कितना है पास 90 डिग्री रह जाता है। ओके सर, तो ये सारे पॉइंट क्या इसी को लेकर है। इन पे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, एग्जाम में कम से कम 2 से 3 बार इस पार्ट से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलेगा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है सर, अपवर्तन दौरान हमने देखा कि जो किरण आपका यहां बाहर निकला है तो ये प्लेन पोलराइज नहीं है, ये मेरे पास क्या अध्रुवीय प्रकाश ही होता है। लेकिन हाँ, हमें पता है कि क्योंकि अंदर बाहर वाले कंपन वहां चले गए हैं तो यहां थोड़े कम रहेंगे। क्या बोल रहा हूं कि यहां जो मेरे पास प्रकाश है, मेरे पास यहां जो प्रकाश है कि अंदर बाहर वाले तो वहां चले गए, लेकिन मेरे पास क्या है आपके ये वाले कंपन बचे हुए हैं और अंदर बाहर वाले भी थोड़े बहुत होते हैं, कम होते हैं, होते हैं कम होते लेकिन होते हैं। तो हम कह रहे हैं कि अगर प्रकाश का बार बार अपवर्तन करवाया जाए, बार बार अपवर्तन करवाया जाए तो हर बार आपके ये वाले कंपन अलग हो जाएंगे और हर बार जब ये कंपन अलग होंगे तो अंदर बाहर वाले एक दिन पूरे खत्म हो जाएंगे। जब पूरे खत्म हो जाएंगे तो आपको फिर से प्लेन पोलराइज लाइट मिलता है। तो अपवर्तन करवा के भी 15-20 समांतर प्लेट से अपवर्तन के बाद किरण आपतन तल में ही कंपन रखकर ध्रुवित हो जाती है। सेम चीज से मेरे पास क्या है, बहुत सारे प्लेट है, सिंपल समझना। ठीक है। अच्छा, लास्ट मेरे पास क्या है, मेलस का नियम। मेन पॉइंट बता रहा हूं, बाकी कुछ काम नहीं। देखो, ध्रुवण करने के तरीके और भी होते हैं, टोरमेलियन ग्लास होता है ना, कहते हैं उसके क्या बोलते हैं उसको, हाँ हिंदी में याद नाम याद रहा, स्कैटरिंग बोलते हैं, प्रकीर्णन के द्वारा भी मेरे पास क्या होता है, आपको प्रकाश ध्रुवित किया जा सकता है, लेकिन अपना इतना डिटेल में पढ़ते ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो मेरे पास क्या है, मेलस का नियम। तो मेलस का नियम मेरे पास क्या होता है, हम लोग लेते हैं 2 ग्लास लेते हैं, 2 क्रिस्टल ग्लास लेते हैं जिनके जरिए आप लोग प्रकाश जो करते हो ध्रुवित कर सकते हो। अब क्या होता है, इन क्रिस्टल की खास बात क्या होती है कि इन क्रिस्टल में क्या होता है, सिर्फ एक ही अक्ष वाले कंपन आर पार जा सकते हैं, एक ही अक्ष वाले कंपन आर पार मेरे पास जा सकते हैं। तो हुआ क्या, हम लेके आए आपका अनपोलराइज्ड लाइट जिसकी तीव्रता कितना मेरे पास I0 था। आपने सोचा करा पहले प्लेन पर डाला, पहले पोलराइजर पर डाला, बोलते हैं पोलराइजर, ध्रुवक बोलते हैं, ध्रुवक है ना। तो पहले पोलराइजर पे डाला, पहला क्रिस्टल है, हाँ सर, इस पर डाला तो सिर्फ ये क्या होता है, इसका कंपन का अक्ष होता है। क्या होता है, इसका कंपन का अक्ष होता है। तो जो वो प्रकाश यहां पे आएगा तो इसी कंपन तल वाले कंपन को बाहर निकाल पाएगा। अच्छा, तो जो मेरे पास प्रकाश यहां से बाहर निकलेगा उसके कंपन सिर्फ और सिर्फ इसी अक्ष पे रहेंगे, ये वाले। ओके, और जब प्रकाश की तीव्रता अगर बढ़ता I0 के साथ, तो अध्रुवित प्रकाश को जैसे ही ध्रुवित करोगे उसकी तीव्रता क्या है, डायरेक्ट हाफ हो जाता है। याद रखना भैया, अध्रुवित को ध्रुवित करने पर उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता आधी रह जाती है। अब अगर किसी ध्रुवित प्रकाश को दूसरे क्रिस्टल पर डालें, ध्रुवित प्रकाश जिस क्रिस्टल पर डाला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एनालाइजर। क्या बोलते हैं उसको, एनालाइजर कहते हैं। अच्छा, अब देखना क्या इसकी अक्ष और इसकी अक्ष समान है क्या, नहीं सर, किसी कोण पर है, तो उनके मध्य कोण कितना, थीटा है। तो यहां से पूरा प्रकाश बाहर नहीं जा पाएगा, ये जो प्रकाश है वो पूरी तरह से पार नहीं कर पाएगा। तो कितना पार करेगा, वो मेरे पास ये फॉर्मूला होता है मेलस का नियम, I2 बराबर I1, मतलब कि जो प्रकाश बाहर आया है उसकी तीव्रता I2 पुराने वाले I1 का cos स्क्वायर थीटा गुना मेरे पास होता है। और इस पे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हमने करवाया भी हुआ है, तो आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर रहा होगा। ठीक है, तो मुद्दे का मेरे पास क्या है, इसमें यही बात है। तो अगर आप इन पॉइंट को ठीक से सुन लो, समझ लो, फॉर्मूले याद कर लो, तो कोई बहुत टिपिकल चीजें इसमें नहीं पूछता है। आई होप सारी बातें आपको एकदम क्लियर रहा होगा, कोई फंडा इसमें नहीं होना चाहिए। बाकी मिलता है अगली बार, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय।